नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं प्रोजेक्ट अग्नि 40 के तहत एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड एनालिसिस भी, उनका एक्सप्लेनेशन भी, जिससे हमें ये समझ में आए कि अगर कोई स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहता है और जीके में एक अच्छा स्कोर करना चाहता है तो वो इंडियन पॉलिटी को किस तरह से पढ़े, क्योंकि जो पिछले साल के क्वेश्चन हैं वो आपको ट्रेंड बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी के अनुसार आप अपनी स्ट्रेटजी को ज़्यादा फाइन ट्यून करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए चलते हैं कि किस तरह क्वेश्चन थे। टोटल 2016 में 40 सेट्स में 81 क्वेश्चन थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो क्वेश्चन पेपर होगा 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का, 25 जीके, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग और 25 मैथ। 25 क्वेश्चंस में से लगभग 2 क्वेश्चन है वो इंडियन पॉलिटी से आएंगे। किसी क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन भी था, किसी में 4 भी थे, तो 1 से 4 के बीच में ये वेरी करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब हम लोग 81 सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करेंगे और उस एक्सप्लेनेशन के दौरान हम इंडियन पॉलिटी को भी समझने की कोशिश करेंगे और जो स्ट्रेटजी है उसको फाइन ट्यून करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अग्नि 40 जो एक हमारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ऑनलाइन कोचिंग के तहत, जो विश्व टायर 1 प्रोग्राम का, उसके तहत स्टूडेंट्स को तैयारी को बहुत ही बेटर ढंग से की जा सके। तो पहला क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट ऑडिट द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ। निम्नलिखित में से जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक होते हैं वो किसका ऑडिट नहीं करते? सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट करते हैं ये लोग, स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करते हैं, लोकल बॉडीज का नहीं करते। लोकल बॉडीज का मतलब क्या हुआ? लोकल बॉडीज में बहुत कुछ आ जाता है। इसमें चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, या बहुत सारी और भी होते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जिसको बोलते हैं, स्पेशल पर्पस एजेंसीज, चाहे कैंटोनमेंट एरिया हो या फिर जो पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन होती है उनसे रिलेटेड कॉलोनी होती है, वो भी लोकल बॉडीज़ के तहत आती है, उनका हो तो उन सब का ऑडिट है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा की मीटिंग होती है तो उसमें कम से कम कितने मेंबर्स है उनका प्रेजेंट होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये आपको याद रखना है, ये मिनिमम क्वारम बोलते हैं इसको। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ फॉर मिनिमम क्वारम, या क्वारम के लिए क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए? तो जो टोटल मेंबरशिप है उसका 1/10 होना चाहिए, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इंटरेस्ट ग्रुप इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक इंटरेस्ट ग्रुप का। इंटरेस्ट ग्रुप किसको बोलते हैं? प्रेशर ग्रुप को बोलते हैं। प्रेशर ग्रुप को बोलते हैं। सिविल सोसाइटी में अलग अलग तरह के ग्रुप होते हैं। कुछ एक ऐसे ग्रुप होते हैं जैसे इंटरेस्ट ग्रुप, वो अपनी बात को स्ट्रोंगली रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जाट आंदोलन अभी चल रहा है, तो जाट जो आंदोलन संघर्ष समिति हुआ, या पाटीदार आंदोलन चला, या फिर आप बोल सकते हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस हुआ, या फिर ये जो कांग्रेस के अभी होते हैं जिसको लेबर यूनियन से डील करते हैं, जो भी इंटरेस्ट ग्रुप होता है, प्रेशर ग्रुप होता है, वो अपनी पॉलिसी को, अपने विचार को सरकार के सामने वो स्ट्रांगली रखते हैं। तो इसका क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप फॉर्म द गवर्नमेंट। ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आफ्टर अल्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इट्स लाइकिंग, बिल्ड अप पब्लिक ओपिनियन एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। देखो, अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करते और सरकार भी नहीं बनाते, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। सरकार को बोलते हैं आप हमारी नीतियों, आप हमारे बातों को सुनिए, और वो पूरे समाज को, जो हमारा समाज है या हमारा जो ग्रुप है, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं और उनके फायदे की बात करते हैं। तो क्या वो अब आता है बी और सी में से, बिल्ड अ पब्लिक ओपिनियन।
क्या वो पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करते हैं? इसका पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड नहीं करते वो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को करते हैं। पब्लिक में तो सारे ग्रुप आ गए, तो ऑब्वियसली क्या है कि एक ग्रुप को अगर कोई फायदा तो हो सकता है, दूसरे ग्रुप को इतना फायदा ना हो रहा हो, तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं हो सकता। अब बचा बी, अल्टर द गवर्नमेंट पॉलिसी टू इट्स लाइकिंग। गवर्नमेंट की पॉलिसी को अपने अनुसार, अपने पसंद के अनुसार वो मोल्ड करने की कोशिश करवाते हैं, गवर्नमेंट से प्रेशर डालते हैं। जैसे कि जाट आंदोलन का मैंने एग्जांपल लिया, उनका एक मकसद है कि जाट्स कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिले, या आरएसएस का या और किसी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि जो हिंदू कम्युनिटी है या जो कल्चरल नेशनलिज्म है उसको बढ़ावा दें, या कोई ट्रेड यूनियन से भी हो सकती है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकती है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकती है। वो अपने अनुसार सरकार को मोल्ड करवाने की कोशिश करते हैं, तो इसका आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारतीय राज्य की पहली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सुचेता कृपलानी, पद्माजा नायडू, तारकेश्वरी सिन्हा और सरोजनी नायडू। इसका आंसर होगा डी, सरोजनी नायडू, बहुत ही फेमस। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर क्वेश्चन आवर मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर डिस्कसिंग ए डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। यहाँ पे एक वर्ड है डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन आवर होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, इसको प्रश्नकाल बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद डिस्कशन अगर कहीं किसी मुद्दे पे, खास मुद्दे पे, यहाँ पे डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। इसका मतलब सिर्फ काम चलाने से नहीं चलेगा, सिर्फ आप ध्यान आकर्षण नहीं हो सकता, वो एक गंभीर मामला है और इसके लिए चाहिए बेशक एडजॉर्नमेंट मोशन लाना पड़े। अब हम चाह रहे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रिविलेज मोशन होता है उस केस में जब कोई मंत्री है वो सदन को गुमराह करने की कोशिश करे, तो वो प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं, या फिर कोई सदन है विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित उसके खिलाफ भी हो सकता है। दूसरी केस ये भी हो सकता है प्रिविलेज मोशन कि एक जो सांसदों का एक स्पेशल प्रिविलेजेस होता है, अगर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो वो प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है उस मुद्दे पे। नो कॉन्फिडेंस मोशन उस केस में आता है और ये गंभीर होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन वो एक किस्म से अल्टीमेटम होता है सरकार को, वो सरकार इसे गिर भी सकती है अगर सरकार की मेजोरिटी न हो। हमने पीछे भी देखा, सरकार अगर लाती है उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, और अगर विपक्ष लाता है उसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमने देखा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी जो 13 दिन तक चली थी, जिसमें कि जयललिता ने पहले हाँ बोला था और उसके बाद उसमें अगेंस्ट में वोट दे दिया था, तो सरकार को जो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी थी। क्योंकि शुरू में जब सरकार बनती है तो अपनी मेजोरिटी को उसको प्रूव करना होता है सदन फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो वो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं उसको। अगर विपक्ष लाता है, जैसे कि देवगौड़ा के केस में विपक्ष लाया, सीताराम केसरी ने समर्थन वापस ले लिया था उस टाइम में, या फिर चंद्रशेखर की सरकार से कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, उस टाइम में वीपी सिंह से बीजेपी ने समर्थन वापस लिया जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। तो इस तरह की सिचुएशन होती है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का एडजॉर्नमेंट मोशन। ध्यान आकर्षण के जो मुद्दे पर सिर्फ ध्यान आकर्षित करना है वो इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसमें बाकी सारे कामकाज रोक दिए जाते हैं और सिर्फ उसी मुद्दे पे चर्चा होती है एडजॉर्नमेंट मोशन। चाहे फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन था, या इस तरह का कोई और आंदोलन चल रहा है, कोई देश में इस तरह के हालात हो गए, भूकंप आ गया है, सारी चीज़ों को रोक दिया जाता है और एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही डिस्कशन होती है और वो जिससे जनता के हितों से सीधा जुड़ा हुआ हो, एडजॉर्नमेंट मोशन बोला जाता है उसको। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय। कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे आए हैं 2016 में, आमतौर पे आते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का हो या एसएससी का हो। चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसे कि नाम भी बता रहा है अकाउंट से रिलेटेड होती है। जनता का जो पब्लिक पर्स है उसका सीएजी अगर उस पर कंट्रोल रखती है, ऑडिट करती है, तो ऑडिट की रिपोर्ट होती है सीएजी की, वो पार्लियामेंट में रखी जाती है और ये जो कमेटी होती है ना वो फिर उसकी जांच करती है रिपोर्ट की, आप बोल से रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट देती है उसके ऊपर।
उसको रिकमेंडेशन देती है भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आम तौर पे क्या होता है, ये पॉलिटिकल इस पे मुद्दे बहुत ज़्यादा उछल जाते हैं, क्योंकि सीएजी होती है वो कोई आग से लगाने की कोशिश होती है, उस पर्टिकुलर कोई केस में कोई गड़बड़ हुई होती है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो इसका चेयरमैन होता है वो विपक्ष का होता है, और जो भी लोकसभा में कमेटी होती है वो उसको अपॉइंट किया जाता है वो लोकसभा स्पीकर द्वारा, और राज्यसभा में अपॉइंट किया जाता है राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा। तो क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय, तो इसमें क्या आएगा आंसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेना देना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का नहीं लेना देना, क्योंकि ये पब्लिक अकाउंट का कमेटी का रिलेशन है वो लोकसभा से है, और स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो उसका चेयरमैन होगा अपॉइंटमेंट कमेटी का। अपॉइंटमेंट कमेटी अपॉइंट करता है वो, चेयरमैन कोई और होगा, जैसे विपक्ष का नेता आम तौर पे इसका चेयरमैन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है जनहित याचिका। तो देखा होगा आपने कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जिससे कि जनता के मुद्दे से संबंधित वो होती है। और वो किस तरह केस में हो सकती है, वो इंडिविजुअल कोई पीड़ित है वो अपनी तरफ से भी डाल सकता है, लेकिन ये जो जनहित याचिका जस्टिस भगवती की टाइम से स्टार्ट हुई, तो बाद में ये मॉडिफाइड फॉर्म में चली गई, और इसमें कोई भी जो जागरूक है या वकील है, और कई बार तो इसका ये भी होता है कि कई वकील अपने आप को चर्चा में लाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इस्तेमाल कर देते हैं, और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है। लेकिन फायदेमंद भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे गरीब लोग हैं वो उनके पास सड़कों पे सोते हैं, जनहित याचिका लगाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, गाइडलाइंस आती है कि इनके लिए रेन बसेरा खड़ा किया जाए। तो ऐसे मुद्दों पे जैसे कि गेहूं है वो सड़ रही है लेकिन गरीब है भूखे मर रहे हैं, इंडिया में 2 सिचुएशन हो रही है, तो इसके लिए पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट ये PIL है वो कोर्ट में लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश आया कि सरकार इसके लिए पॉलिसी बनाए, फ्री भी क्यों ना उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े अनाज, कम से कम वो सड़े नहीं और उसको फेंकना ना पड़े गवर्नमेंट को। तो इस तरह की सिचुएशन पे जनहित याचिका लगाई जाती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एनीथिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ए केस ब्रॉट बाय विक्टिम टू कोर्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट, ए केस ब्रॉट बाय एनीवन टू कोर्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट, ए डायरेक्टिव इश्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट। वो से क्लोज से आंसर दिए हुए हैं, लेकिन होता क्या जैसे मैंने अभी बताया था, ए केस ब्रॉट बाय एनीवन टू कोर्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट। पहले क्या होता था, पीड़ित होता था, आज के टाइम में क्या है कि वो कोई भी इसमें जनहित याचिका लगा सकता है लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में, और अब कोर्ट को क्या संज्ञान लेना है, क्या फैसला करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर हुआ इसका सी। Who appoints and dismiss the gazetted officials of the union government? जो IAS है, IPS है, या जो बड़े अधिकारी होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि उनको डिसमिस कौन करता है और अपॉइंट कौन करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट लेटर आता है, और जो अपॉइंट करता है उससे नीचे की अथॉरिटी है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, जब अपॉइंट करता है उससे नीचे की अथॉरिटी है वो उसको डिसमिस नहीं कर सकती। तो इसका मतलब डिसमिस भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ ए लोकसभा। अब सुषमा स्वराज कभी भी लोकसभा स्पीकर नहीं बनी, मार्गरेट अल्वा नहीं बनी, क्योंकि सुषमा स्वराज जैसे आप जानते हैं यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, 27 साल की उम्र में, हरियाणा से बिलोंग करती है। मीरा कुमार, ये इसका आंसर होगा मीरा कुमार। पिछली जो लोकसभा थी उसमें मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन या संवैधानिक बॉडी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को इस रूप में भी दे सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन या प्लानिंग कमीशन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैंने इस पे काफ़ी वीडियो बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे, वो आप देख सकते हैं, उसमें इसका जिक्र नहीं है प्लानिंग कमीशन। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, 3 टाइप की बॉडी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी,
स्टैट्यूटरी बॉडी दूसरी बोल सकते हैं आप, तीसरे है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होती है? जो सरकार कैबिनेट मीटिंग में पास कर देती है कि ये हम लोग बॉडी बना रहे हैं, उसका पार्लियामेंट से या संविधान से कोई लेना देना नहीं है। तो वो प्लानिंग कमीशन था। ये क्वेश्चन 2016 में था, हालांकि तब तक प्लानिंग कमीशन जा चुका था, अब उसकी जगह पे नीति आयोग आ चुका है, लेकिन ये 2016 का क्वेश्चन है, तो ये एसएससी को देखना है कि इसकी जगह नीति आयोग भी डाला जा सकता था। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 11, इन ए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो टाइप की गवर्नमेंट होती है। एक पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव फिर वो अपना लीडर और वो फिर सरकार बनाते हैं। दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें जनता सीधा उस प्रेसिडेंट को चुनती है। तो इंडिया में जो सरकार है, इंडिया में से वो स्टेट पे हो या केंद्र पे, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जनता द्वारा चुने। जैसे यूपी में इलेक्शन हुआ, अब सरकार ने यूपी में बीजेपी ने कोई भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट है वो डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जनता ने एमएलए चुने, और उसके बाद क्या है कि पार्टी ने मिलकर कोई उनमें से एक नेता को चुन दिया। कोई जरूरी उनमें से हो, और कोई भी हो सकता है, लीडर चुन दिया या उन्होंने चुना, क्योंकि अल्टीमेटली चुनना तो रिप्रेजेंटेटिव को ही है। यह अलग बात है कि ऊपर से डायरेक्शन आती है आपको यही चुनना है। तो सिमिलर स्टोरी है, वो दूसरी पार्टीज में भी होती है, पूरे इंडिया में इस तरह से चलता है। और ये जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन से लिया गया है। वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं इसको, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश की संसद है। द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं? सरकार जो बनाएंगे, सरकार को, सरकारी पक्ष, वो किसके प्रति होता है जवाबदार? सरकार का जो सरकारी पक्ष होता है वो होता है वहाँ की जो लेजिस्लेचर है, जैसे लोकसभा के प्रति। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू, आंसर ए सुप्रीम कोर्ट, बी प्रेसिडेंट, सी पीपल, और डी लोकसभा, पर्टिकुलरली पार्लियामेंट और लोकसभा। कई बार ये आता है पार्लियामेंट पर्टिकुलर टू लोकसभा। तो आमतौर पर स्टूडेंट किसके ऊपर टिक कर सकते हैं? स्टूडेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन था सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, और जिनको थोड़ा पॉलिटी का नया नया ज्ञान है या फैक्चुअल याद किया है वो सीधा लिखेंगे जनता के प्रति, जो कि एक्चुअल में गलत है। आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा लेजिस्लेचर के प्रति, मतलब कि पार्लियामेंट के प्रति या लोकसभा के प्रति, पर्टिकुलर क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं सिद्ध करना होता, लोकसभा में करना होता है, तो ऑब्वियसली लोकसभा की बात आएगी। और ऐसे ही राज्यों की बात हो तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात आएगी, जिसमें विधानसभा न कि विधान परिषद। तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये इसका आंसर होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर लेजिस्लेचर या लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रिटेशन किया जाता है। यह अलग बात है कि इनडायरेक्टली वो जनता के प्रति हो सकते हैं, लेकिन ये जो टेक्निकल टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टर्म है, वो सीधा एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट? इस तरह क्वेश्चन है यूपीएससी में आते हैं, आमतौर पर स्टेटमेंट पे आधारित होते हैं। और जो 2016 में एसएससी ने थोड़ा थोड़ा जो मॉडल है वो हल्का सा यूपीएससी के रूप में भी अपनाने की कोशिश की है, तो आप थोड़ा ये भी देख सकते हैं। इसका मतलब थोड़ा सिर्फ फैक्ट याद करने से काम नहीं चल सकता, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है जीके के सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एड्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, एड्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, एड्रेस एवरी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, नेवर एड्रेस पार्लियामेंट। तो जैसे मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो वीडियो बनाया उसमें बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये इसका काम क्या है प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट की जहाँ तक रोल आता है उससे लेजिस्लेचर से रिलेटेड क्या काम है। तो प्रेसिडेंट है वो 2 टाइम पे पार्लियामेंट में भाषण देता है, अभिभाषण बोलते हैं आमतौर पे इसको। एक होता है जब नई सरकार इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन बोला जाता है जो केंद्र सरकार का इलेक्शन होता है, उसके बाद नई सरकार आती है और पहली बार जब मीटिंग होती है सांसदों की तो प्रेसिडेंट होते हैं वो सरकार की नीतियों का लेखा जोखा पेश करते हैं, उसको अभिभाषण बोला जाता है। एक तो उस टाइम में जब
आफ्टर ई जनरल इलेक्शन। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। तो दूसरा क्या होता है कि जब 4 सेशन होते हैं, एक होता है विंटर से स्टार्टिंग में बजट सेशन, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं 3 सेशन होते हैं। पहले होता है बजट सेशन जो सबसे बड़ा सेशन भी होता है, दूसरा होता है समर सेशन या ग्रीष्मकालीन जिसको बोलते हैं, तीसरा होता है विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। और 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है उसमें जो प्रेजेंट है वो हमेशा फर्स्ट सेशन ऑफ दैट ईयर, मतलब कि जो बजट सेशन होता है उसके पहले दिन अभिभाषण देते हैं, सरकार की नीतियों का लेखा जोखा पेश करते हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही बात पूछी गई थी, एड्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो ये आंसर ए हुआ। दूसरे की बात जिक्र नहीं है, ये नहीं हो सकता कि फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अब बी में अगर देखें, एड्रेस इज फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में सदन के प्रथम सत्र को संबोधित करती है, ये बात भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन हो गए। तो कहीं ना कहीं एसएससी को शायद कुछ इस क्वेश्चन को फ्रेम करने में दिक्कत आई है, क्योंकि ये टेक्निकली देखा जाए तो क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि दोनों 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए जो जबकि नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता था एड्रेस इज फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग, या तो यहाँ पे लोकसभा या एक दे देते, क्योंकि वो तो ज्वाइंट सेशन को आमतौर पे संबोधित करते हैं, ज्वाइंट सेशन को करते हैं। तो ऑब्वियसली कहीं कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट है, एक जनरल इलेक्शन के बाद संबोधित करते हैं पहली बार, और दूसरा है कि वो जो हर साल नया सेशन स्टार्ट होता है, नए सेशन में पहला जो सेशन होता है फर्स्ट सेशन वो होता है बजट सेशन, और उसके फर्स्ट डे में वो संबोधित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है वो इस रूप में देखा जा रहा है कि शायद वो एड्रेस एवरी सेशन ऑफ पार्लियामेंट, नेवर एड्रेस पार्लियामेंट, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो विंटर सेशन और समर सेशन को संबोधित वो नहीं करते, वो बजट सेशन का है उसको संबोधित करते हैं, और वो करते हैं जनरल इलेक्शन के बाद। तो इस केस में ऑप्शन क्या हुआ, ए भी है करेक्ट और बी भी करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन द करंट अकाउंट। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या होगा, एसएससी किस तरह से मार्किंग करेंगे। ऑब्वियसली क्या है कि जिन्होंने ये टिक किया उसको भी मार्क्स देगी, उन्होंने ये टिक किया उसको मार्क्स देगी। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने भी आए तो आपको कोई ना कोई टिक जरूर कर दो, इससे आपको फायदा ही होगा। छोटा नीचे क्वेश्चन, व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन द करंट अकाउंट। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू से ज्यादा हो, खर्चा ज्यादा आमदनी कम, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, सरप्लस बजटिंग। इसका आंसर होगा डेफिसिट बजटिंग, क्योंकि इसमें डेफिसिट हुआ घाटे का बजट पेश करते हैं, बोलते हैं उसको घाटे का बजट पेश करना, कि इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू है वो कम आ रहा है। पूरे वर्ल्ड में डेफिसिट बजटिंग है उसका कॉन्सेप्ट है। उसके डेफिसिट बजटिंग का उल्टा होता है सरप्लस बजटिंग। कोई भी सरकार है सरप्लस बजटिंग नहीं करती, कर तो सकती है लेकिन करती नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, इसलिए वो खर्चा नहीं कर पा रही है। और डेफिसिट बजटिंग का मतलब यह भी हुआ कि एक तो जरूरत से ज़्यादा खर्चा कर रही है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर एक लिमिटेड अमाउंट में डेफिसिट हो तो उसको अच्छा माना जाता है। अगर जो डेफिसिट बजटिंग है वो 2 या 3% के आसपास रहे टोटल का, तो उसमें वो चीज़ अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब क्या निकलता है कि सरकार वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर पे हो सकता है ज़्यादा खर्च कर रही हो, लेकिन वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा होना चाहिए, ना कि नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर पे। और सरकार के पास नीतियां हैं, सरकार इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, सरकार ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच रख रही है। ये इसका आंसर होगा डेफिसिट बजटिंग। अब आता है जीरो बेस्ड बजटिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। ये क्या होती है, आमतौर पर इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग का अभिप्राय ये होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा मार्च रश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं,
और मार्च क्या होता है कि मार्च तक जो भी उनको बजट वगैरह मिला था वो सारा खत्म होना जरूरी है। सरकार जो भी प्लान चल रहे थे वो सारे खत्म होना जरूरी है। फाइनेंशियल एंड अब खत्म हो रहा है, उसके बाद सारी चीज़ें जीरो से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो उस तरह की जो सिचुएशन को बजटिंग प्रोसेस को बजटिंग अप्रोच को बोला जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग कि आपको बजट आपके डिपार्टमेंट को बजट आपकी परफॉर्मेंस के अनुसार मिलेगा। जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे उसको ज़्यादा बजट मिल सकता है, कम अच्छा परफॉर्म करेंगे वो उसको कम बजट मिलेगा डिपार्टमेंट को। तो उसको जो उस कॉन्सेप्ट को उस आइडियोलॉजी को बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग है ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था और इंडिया में भी इस अप्रोच को फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन था इसका कि डेफिसिट गैप को क्या बोलते हैं अगर ज़्यादा हो तो खर्चा, डेफिसिट बजटिंग। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से क्या गारंटीड नहीं है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखो सभी को बराबरता का अधिकार या समता का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, उसको अगर कोई क्राइम करता है सज़ा बराबर हो सकती है, चाहे वो कोई मंत्री हो। ये अलग बात है कि आमतौर पे जो अमीर होते हैं वो किसी न किसी चीज़ का घुमा फिरा कर फ़ायदा उठा जाते हैं, लेकिन कानून की नज़र में सारे समान हैं। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक आज़ादी का सबको हक है, चाहे आप कौन सी धर्म का फॉलो करना चाहते हो, आपके पास पूरी चॉइस। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश कर रहा है सरकार द्वारा, तो ऐसी सिचुएशन में आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो फंडामेंटल केस में ऐसी चीज़ें अप्लीकेबल होती हैं, उसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, क्या सभी को फ्री एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है? ये नहीं है। राइट टू एजुकेशन है, आरटीई बोलते हैं जिसको, लेकिन राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल ये नहीं है। अमीर का लड़का को भी ये फंडामेंटल राइट है क्या वो फ्री एजुकेशन ले, ये नहीं है, लेकिन सभी को पढ़ने का अधिकार जरूर है। तो इसके लिए सरकार कोशिश करे जो गरीब लोग हैं उनके लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? डी। बहुत ही बारीकी से है ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं लास्ट वन लाइन में। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु आर द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर है इसका सुचेता कृपलानी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, किस आर्टिकल के अधीन आता है? आंसर होगा इसका आर्टिकल 21, जिसमें कि राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम मतलब आप अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत करना चाहते हैं, आपका पूरा अधिकार है। और उस राइट टू फ्रीडम में ये भी है कि आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हैं। आपके जैसे कि एग्जांपल है, फ़ोन टैप है वो आपका कोई नहीं कर सकता बिना परमिशन के या बिना आपकी जानकारी के। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन को राइट टू प्राइवेसी, ये आर्टिकल राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम 21 के तहत आता है। फंडामेंटल राइट है वो हमने किए हैं, आप उस पर देख सकते हैं पूरी डिटेल जानकारी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और पहले वो काफ़ी ज़्यादा नहीं बोलूँगा एक्टिव होती थी, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन जो प्लान वगैरह बनाता था, इसको अप्रूव करने का काम करती थी। आज के टाइम में इसका रोल अब नए के बराबर हो गया है। हालांकि इसको डिजोल्व नहीं किया, बस बाकी कोई कमी नहीं है इसको डिजोल्व करने में, क्योंकि प्लानिंग कमीशन है नहीं, उसकी जगह नीति आयोग है। नीति आयोग है वो स्ट्रेटजिक गाइडलाइंस देता है सरकार को किस दिशा में मूव करना है। वो कोई प्लानिंग या फिर कोई उसको एग्जीक्यूशन, उसका रोल ज़्यादा नहीं है। अब इसका मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का रोल भी खत्म नहीं हुआ, लगभग खत्म के बराबर है, लेकिन फिर भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो कई स्टूडेंट का हो सकता है ये रुझान हो कि अब नीति आयोग बन गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का रोल खत्म है, प्लान कमीशन का रोल भी खत्म है, लेकिन एसएससी ने तो उन्हीं पे दोनों पे क्वेश्चन पूछ लिए। तो बड़ा ये अजीब भी है, लेकिन एनीवे कौन इसका मेंबर नहीं है? प्राइम मिनिस्टर इसका
चेयरमैन होता है, तो ऑब्वियसली इसका मेंबर भी है। मेंबर ऑफ नीति आयोग, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी इसका मेंबर होते हैं। अब आता है मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो क्योंकि प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेसमेंट किया है नीति आयोग ने, उसके मेंबर भी होते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे अटक सकता था अगर यहाँ पे कुछ और दिया होता, तो कैबिनेट मिनिस्टर दिया होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साफ दे दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इस तरह कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी में ऑब्वियसली क्या पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब चेयरमैन है अगर प्राइम मिनिस्टर हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बड़ी पोस्ट होती है। आंसर हुआ इस क्वेश्चन का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी थी। ये काफी फेमस उनका विचारधारा कि अगर बेटर परफॉर्मेंस एडमिनिस्ट्रेशन को देनी है तो ब्यूरोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, हायरार्की का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उससे सरकार चलाना ज़्यादा आसान होता है। अगर ये जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, एसएससी वाले ऑफिसर हैं, वो न हो तो सरकार कैसे चलाएगी? क्या सरकार के कार्यकर्ता वो चला सकते हैं सरकार को? ऑब्वियसली सरकार को वो नहीं चला पाएंगे। तो ये थ्योरी दी थी मैक्स वेबर ने। आपको ये याद भी रखना है। टेलर की थ्योरी थी, वो तो साइंटिफिक मैनेजमेंट भी थी। क्वेश्चन नंबर 19। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट है वो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी हो सकते हैं और मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंचार्ज भी हो सकते हैं। उनको अगर डिसमिस करना हो, उनको हटाना हो, तो प्रेसिडेंट कैसे हटाएगा? विद द कंसेंट ऑफ स्पीकर, ओनली अंडर इमरजेंसी कंडीशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और ऑन इज अवन। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये हमने पूरे डिटेल में ये सारी चीज़ें की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। प्रेसिडेंट के जो काम थे या प्राइम मिनिस्टर के जो काम थे वो क्या क्या थे। तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा। आमतौर पे मंत्री ऑटोमेटिक इस्तीफा दे देते हैं जब उनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर उनको जगह ज़्यादा नहीं देगा आगे, तो एक पूरा चांस दिया जाता है। अगर नहीं चांस दिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर है वो रिकमेंड कर देगा प्रेसिडेंट को और उसको हटा दिया जाएगा। तो मंत्री को हटाना बड़ा आसान है प्राइम मिनिस्टर के लिए, टेक्निकली, पॉलिटिकली भले ही ना हो। क्वेश्चन नंबर 20। शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? क्या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी से रिलेटेड है, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है या एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड? इसका आंसर है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। शारदा एक्ट है, बना था 1930 में। तो ऑब्वियसली क्या है कि उसी एक्ट को आगे मॉडिफाई रूप में जब 18 साल हो गई है इसकी एज गर्ल्स की और 21 है एज वो जो बॉयज शादी कर सकती हैं, ये मिनिमम एज है लीगल शादी करने की, तो ये उससे संबंधित है। आंसर इज सी। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। पूरा 81 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें जो प्रोजेक्ट अग्नि 40 है इसमें करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स को समझने में, और इसके जरिए बहुत सारे क्वेश्चन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली है वो दोबारा भी आते हैं, बहुत सारी पॉलिटी है इसके माध्यम से कवर हो जाएगी जब वो आप पूरा 81 क्वेश्चन करेंगे। और फिर जब हर चैप्टर अलग अलग करते हैं और एमसीक्यू करते हैं पूरा इसके ऊपर, तो मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी और जो हमारा अग्नि 40 का जो टारगेट है जो विशो टायर 1 सीरीज में, वो हमारा पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।